नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। जब भी कहीं कोई अपराध, कोई ऑफेंस घटित होता है तो उसकी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में देनी होती है। अब ये सवाल उठता है कि ये अपराध की जानकारी जो है वो कौन देगा। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो ये जानकारी दे सकते हैं। ये तो वो जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ हो, और दूसरा वो जिनके साथ ये अपराध घटित न हुआ हो लेकिन उस अपराध की जानकारी उनको प्राप्त हो गई हो। ये दोनों व्यक्तियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो संबंधित पुलिस स्टेशन में जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं, उस अपराध के बारे में जानकारी दें। अब ये भी देखना होगा कि जो जानकारी आपके पास है, जो अपराध घटित हुआ है, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होगा या पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी होंगे, सबसे पहले तो आपकी जानकारी वे सुनेंगे। आप क्या जानकारी दे रहे हैं। आपकी जानकारी से यदि उन्हें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं, अगर संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर नॉन कॉग्निजेबल अपराध घटित हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हमने असंज्ञेय अपराध कहेंगे, अगर वो घटित हुआ है तो पुलिस आपकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करेगी। अब दो प्रकार की रिपोर्ट आपके सामने आ गई, एक तो है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट और दूसरी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होती है, इसमें पुलिस आमतौर पर दखल अंदाजी नहीं करती है। कहने का अर्थ है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। वो आपकी रिपोर्ट लिखती है और आपको ये ताकीद कर देती है कि आप संबंधित न्यायालय में जाइए और वहां पर न्याय की गुहार लगाइए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का एक कोड बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे, जो कोड है इसके सेक्शन है 154। जो 154 की धारा है, यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, या फिर हम उसे कह सकते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में का ये कानून है। और इसमें अपराध का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो एफआईआर से लेकर उस पर्टिकुलर सजा देने तक या बाइज्जत बरी होने तक जो प्रक्रिया है वो आपको पूरी तरीके से इस प्रक्रिया संहिता में मिल जाएगी। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 154 की। सेक्शन 154 में यह लिखा गया है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है तो संबंधित पुलिस स्टेशन में उसका आपको उसकी जानकारी देनी है, उसका इंफॉर्मेशन जाकर देना है। अब मैंने आपको बताया कि जानकारी दो लोग दे सकते हैं, जिसे आप कंप्लेनेंट कहें या इन्फॉर्मेंट कहें। कंप्लेनेंट मतलब जो शिकायत करता है, जिसके साथ अपराध से उसका अपराध की घटना से उसका संबंध है, या उसके संबंधियों से कुछ अपराध घटित हुआ हो, या उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ हो, वो जाकर संबंधित पुलिस स्टेशन में जानकारी देगा। या इन्फॉर्मेंट उसे कहा जाएगा जिसे किसी अपराध की जानकारी मिली है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिली है, वह जाएगा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में वो पूरी तरीके से जानकारी देगा। तो सबसे आप देखेंगे कि एफआईआर क्या है। उसमें अगर आप महाराष्ट्र में बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में भाषाओं के आधार पे एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी भाषा है। महाराष्ट्र में जो एफआईआर की जो फॉर्मेट है उसमें आपको मिलेंगे 1 से 15 तक के पॉइंट्स मिलेंगे। अब 1 से 15 तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कौन सी जानकारी है, कैसी जानकारी है। क्या आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, या कमोबेश आपकी जानकारियों में कुछ कमी रह जा रही है, या आप जानकारी दे तो रहे हैं लेकिन आपने कोई जानकारी छोड़ दी है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप कोई पुलिस को किसी अपराध के संबंध में जानकारी दें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसी जानकारी आपके पास है ठीक उसी ढंग से आपकी जानकारी आप दर्ज कराएं। पुलिस इंचार्ज करता क्या है? पुलिस इंचार्ज आपकी जानकारी को सुनने के बाद अपने हाथों से या तो लिखेगा या आप अगर कोई आपकी जानकारी लिख कर लेके गए हैं तो वो लिखित रूप में आपका लिखने के बाद वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा। लेकिन आमतौर पे हम उनको जानकारी देते हैं और वो हमारी जानकारी लिखते हैं, और जानकारी लिखने के बाद अब हमारा उत्तरदायित्व ये बन जाता है कि वो जानकारी ठीक ढंग से लिखी गई है क्या। क्योंकि भाषा देखेंगे तो आपकी भाषा हो सकती है कि आप हिंदी भाषी हो या कोई और भाषा जानते हो, और ये स्टेटमेंट जो आपकी लिखी गई है वो मराठी भाषा में लिखी गई है, और वो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, वो भाषा आपको पढ़कर सुनाते हैं, या हिंदी भाषी आप हैं तो आपको हिंदी में पढ़कर वो सुनाएंगे। लेकिन कई बार इस तरह हो जाता है कि कोई चीज छूट जाती है या कोई कुछ समय अलग हो जाता है या दिनांक अलग हो जाता है या अपराधियों की संख्या में कुछ चूक रह जाती है या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा वहां पे छूट जाता है। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए एफआईआर दर्ज कराते समय आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि जो जानकारी है क्या वह ठीक ढंग से पूरी तरीके से वैसे ही लिखी गई है कि जैसा आप लिखवाना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तभी जाकर पूरी तरीके से संतुष्टि होने के बाद ही आप जाकर एफआईआर पे वो सिग्नेचर करेंगे। आप कई बार क्या होता है, जो कई सारे जैसे मैंने आपको बताया 15 मुद्दे हैं, उसमें से एक मुद्दे में आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी लिखेंगे और उसके बाद में उसको टाइपिंग करके पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, पूरी तरीके से आपका स्टेटमेंट अलग लेंगे, उस पर वो भी सिग्नेचर करेंगे क्योंकि उनके सामने आपने वो स्टेटमेंट दिया है, और आप भी उस पर सिग्नेचर करेंगे कि वो भाषा मराठी में लिखी हुई है जो महाराष्ट्र में या मुंबई शहर में, तो आपने ठीक ढंग से उसको पढ़ लिया है या आपको पढ़कर बताया गया है या आपने उसको समझ लिया है, तो तब जाकर आप सिग्नेचर करेंगे। और साथ ही पे उसमें ऑफिसर इंचार्ज का भी सिग्नेचर होगा, उनका रैंक भी होगा। अभी इन 15 मुद्दों पे अलग अलग मुद्दे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे को हम ऐसे ही बिना पॉइंट वाइज जाए आप समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे। उस पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी होती है जिसमें आमतौर पे वो उसका नंबर लिखा होता है, उसका दिनांक लिखा होता है, समय लिखा होता है। इसके अलावा जो है हर एक एफआईआर का अपना एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे सन 2022 चल रहा है, अगर पहले से ही 25 जानकारी मिल चुकी है, एफआईआर लिखी जा चुकी है, तो आपकी जानकारी का नंबर दे दिया जाएगा 26, और कहाँ का 26/2022। उसमें समय की जानकारी होगी कि कौन से समय में आप पुलिस स्टेशन गए, अलग कॉलम में होगा कि कितने समय में एफआईआर अपराध घटित हुआ है, अपराध कहाँ घटित हुआ है, पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर है, पुलिस स्टेशन के कौन से बीट पर है, इसके साथ में जो शिकायत करता है उनका पूरा नाम, उनका पूरा पता, उनका उम्र, वो वैसे बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो एफआईआर में दर्ज कराने होते हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि आप किनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, उनके आरोपियों के नाम आपको पता है क्या, उनका पता आपको पता है क्या। अगर नाम और पता आप पूरी तरीके से जानते हैं तो नाम और पता आप लिखाइए, और अगर उन अपराधियों को आप नहीं जानते तो आप अज्ञात व्यक्ति करके आप जानकारी ये दे सकते हैं। इसके पश्चात क्या है, इसकी जो कॉपी बनती है इसमें एक कॉपी तो आपको दे दी जाएगी, उसका आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाता। एक कॉपी जो पुलिस ऑफिसर जो कंप्यूटर डिवीजन के होते हैं उनके पास रहती है। एक जो आपके पर्टिकुलर जो एफआईआर में ही उसकी जानकारी दे दी जाती है कि इस अपराध में कौन से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी जो इस जो क्राइम घटित हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन सा ऑफिसर करेगा, इसकी पूरी जानकारी जो है उसमें आपके एफआईआर में लिखी होती है। उनका नाम आएगा, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का उनका डेजिग्नेशन आएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई चोरी की घटना हुई है या कोई डकैती की घटना हुई है तो उसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो कौन से प्रॉपर्टीज हैं। अगर ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है तो अलग से भी उसमें एक सेपरेट शीट लगानी पड़ सकती है, या कितना चोरी का माल बरामद हुआ है इसकी भी जानकारी इसमें देनी होती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं उसमें, 1 से 15 तक पूरे में नहीं जाएंगे। आपको हम सिर्फ यह विशेष बताना चाहते हैं कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाएं, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी आमतौर पे समझ लीजिए बड़े अपराध घटित होते हैं, तो आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या वो स्टेटमेंट जैसा आपने कहा है ठीक उसी ढंग से लिखा गया है क्या। अगर वो ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है तो आप उसमें सुधार कराइए, क्योंकि ये एफआईआर आने वाले समय में वो आपके क्राइम का, आपके न्याय का आधार बनता है।
क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट अलग दे दी और आपके कोर्ट में कुछ आपने स्टेटमेंट अलग दे दी, तो ये आपके जो स्टेटमेंट में जो गलतियां होती हैं या जो कमियां रह जाती हैं, इनका पूरा पूरा फायदा जो है अपराधी उठाते हैं और उन कमियों के आधार पर कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला। तो सबसे पहला जो आधार है एफआईआर लिखवाना और ठीक ढंग से लिखाना, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। आपको मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमें एफआईआर में क्या सावधानी बरतनी है। हमें जैसी जानकारी प्राप्त है ठीक उसी ढंग से जानकारी हमें लिखवानी है, तभी जाकर हमको न्याय मिलेगा। इसके बारे में अगर आपके कोई और सवाल है कि इसमें और कौन से मुद्दे होते हैं या और कौन सी बातों का हम विशेष ध्यान रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।